दिए गए लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। जो भी लिंक है, कोई पीडीएफ मिलता है कॉपी पेस्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को कॉपी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न के तौर पर शामिल है, भारतीय संविधान में वर्णित मानव अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। अर्थात भारतीय संविधान में वर्णित कुछ मानव अधिकार भी शामिल किए गए हैं, तो उसमें से कौन अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में वर्णित है। तो इसके संदर्भ में ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या ए है? ऑप्शन ए हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी विदेशी यात्रा करने का अधिकार, ऑप्शन सी त्वरित सुनवाई का अधिकार, ऑप्शन डी सूचना का अधिकार और ऑप्शन ई सभी को पता है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन ई होगा। क्यों? क्योंकि सारे अधिकार जो मानव अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 में शामिल किए जा चुके हैं। विभिन्न सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेशानुसार विभिन्न समय पर इससे संबंधित वाद गए थे, तो वहाँ पर सुप्रीम जो कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने उनके द्वारा ये माननीय न्यायालय के द्वारा ये बात मानी गई है कि वर्णित जो अधिकार मानव अधिकार वो मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है। तो अनुच्छेद 21 का संवैधानिक विकास किस रूप से हुआ ये पहले देख लीजिए। क्या है संवैधानिक विकास इसके संदर्भ में? एक गोपालन बनाम मद्रासवाद 1950 में ही आ गया, तो संविधान लागू होते ही 1950 में आया। तो इससे संबंधित क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सिर्फ तर्क संगत कार्यकारी क्रिया के विरुद्ध ही सुरक्षा उपलब्ध है, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का कहना था। मद्रास उच्च न्यायालय का कहना था, बाद में सर्वोच्च न्यायालय के में भी यह वाद गया दूसरे संदर्भ में। तो मद्रास हाई कोर्ट का क्या मानना था? तो यह केवल सुरक्षा, कार्यकारी सुरक्षा जो है उसके विरुद्ध उपलब्ध है, ना कि विधायिका की क्रियाकलाप के विरुद्ध ऐसे यह अधिकार प्राप्त है मौलिक अधिकार, ऐसा मद्रास उच्च न्यायालय का मानना था। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि केवल कार्यपालिका जो कार्य करती है उसके आधार पर ही मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा, न कि विधायिका अर्थात संसद के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे संदर्भित जो मौलिक अधिकारों को कम किया जा रहा है। क्यों ये वाद गया था? यह वाद इसके संदर्भ में गया था जो आपको 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसके संदर्भ में बहुत से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, इसके संदर्भ में बातें की गई थी। नेक्स्ट है मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गोपालन जो वाद था 1950 का, उसे पलटते हुए अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा कार्यकारी क्रियाकलापों के साथ साथ विधायी गतिविधियों में भी उपलब्ध है ऐसा माना, और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्राइवेसी, आश्रय अर्थात निवास करने संबंधी जो को भी मौलिक अधिकार 21 में शामिल कर लिया। किन किन बातों को शामिल कर लिया? तो आपको गरिमापूर्ण जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, प्राइवेसी और आश्रय निवास करने से संबंधित। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संदर्भ में आपको बहुत सी बातें की। क्या वो बातें थी? तो 21 के संदर्भ में, एक सेकेंड उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि वीडियो भी थोड़ा बंद हो गया था उसके वजह से। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 21 का विस्तार व्यापक रूप से किया गया, इसमें कुछ शामिल है जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में इंगित है। तो वो क्या है? हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत लिस्ट ये जारी किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। विभिन्न विवादों में जो भी विवाद जाते हैं, वाद जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उससे संबंधित कुछ बातें बोली जाती हैं, तो उसमें आपको अनुच्छेद 21 में उन बातों को शामिल किया है। तो वो क्या क्या है और जो मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है? तो पहला, हानिकारक उद्योग के विरुद्ध सुरक्षा मौलिक अधिकार है। जीवन रक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत। 14 वर्ष तक की उम्र के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इसे विधिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन के द्वारा भी दिया गया है। नेक्स्ट है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ये सब आपको आर्टिकल 21 के तहत ही मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देर से फांसी लगाने के विरुद्ध या देने के विरुद्ध अधिकार, किसी को देर से फांसी नहीं लगा सकते, जो टाइम रहता है उसी के अनुसार आप फांसी लगा सकते हैं सर्टेन टाइम पर। विदेशी यात्रा करने का अधिकार, किसी को रोका नहीं जा सकता किसी के विदेशी यात्रा पर, ये मेनका गांधी के संदर्भ में आया था। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी
करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सभी आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है त्वरित सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, सार्वजनिक स्थलों पर फांसी के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है आपको सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सोने या शयन या आश्रम आराम करने का अधिकार, शोर प्रदूषण मुक्त का वातावरण का अधिकार, विद्युत बिजली प्राप्त करने का अधिकार। ये सब आर्टिकल 21 में समय समय पर मौलिक अधिकार घोषित किए गए हैं। तो और भी बहुत से फेयर लिस्ट है इसमें शामिल है, तो इतना आज के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट वीडियो में और भी शामिल किया जाएगा। तो आर्टिकल 21 विस्तृत रूप से बढ़ा है, विस्तृत रूप से आगे यह संविधानवाद को बढ़ाया है। इसमें उन बातों को शामिल किया गया है जो मूल संविधान था, लागू हुआ था, उसमें शामिल ना हो सका। उस समय मानवाधिकार के रूप में विभिन्न अधिकार जो आए सामने, उस रूप से धीरे धीरे आपको सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार रूप में वर्णित किया है। तो 21 जो है अनुच्छेद आर्टिकल 21 बहुत ही विस्तृत अधिकारों का संग्रह है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट है आपको 5वां, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग निम्न में से किसके सहयोग से करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्री, ऑप्शन सी संविधान मौन है इस संबंध में। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। क्यों? इसमें से कोई नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बीपीएससी भी मानता है इस चीज़ को और आर्टिकल के संदर्भ में भी यह सही है। तो आपको इनमें से क्या होगा, वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है या समस्त अधिकारों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते क्या है। एक्सप्लेनेशन के तौर पर है भारतीय संविधान अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के अधिकारियों के द्वारा करेगा। संवैधानिक रूप से इस रूप से व्याख्या है। और ये अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे? अधीनस्थ अधिकारी उसके मंत्री परिषद होंगे जो उसके संदर्भ में बातें होंगी। तो मंत्री परिषद की बात की जाए, लिखी जाए तो वो नहीं मान्य होगा, क्योंकि बीपीएससी ने इस संदर्भ में नहीं माना है, अधीनस्थ को ही माना है आंसर। तो अधीनस्थ को ही आप लोग मान के चलिएगा। कहीं मंत्री परिषद लिखे तो इसके संदर्भ में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि बीपीएससी अपना आंसर की बार बार जारी करता है जब भी एग्जाम होता है, उसके बाद उसके आधार पर आपको आंसर फॉर्मेटिंग को तैयार करना है। तो चलिए अनुच्छेद 53(2) क्या कहता है? पुरोगामी उपबंध के व्यापकता के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, उसका प्रयोग अपने विधि द्वारा विनियमित करेगा। अर्थात राष्ट्रपति अपने विधि प्रयोगों के द्वारा अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा। 53(3) क्या कहता है? 53(3) में दो बातें हैं। 53(3) क है क्या है? भारतीय संविधान की विधि किसी राज्य द्वारा सरकार के या अन्य पदाधिकारियों के प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति के आंतरिक रूप से नहीं समझा जाएगा, अर्थात इसके संदर्भ में की जाएगी। नेक्स्ट है आपको राष्ट्रपति से भिन्न अन्य पदाधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान किए जाएंगे जो संसद में निर्धारित है, निवारित है या इस प्रकार से उल्लेखित है। अनुच्छेद 74 क्या बोलता है? 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाएगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। बीपीएससी को अगर मंत्री परिषद की चर्चा हो, अगर बीपीएससी की एग्जाम हो तो आपको मंत्री परिषद को भी माना जा सकता है आंसर, पर बीपीएससी ने मंत्री परिषद को न मान के 53 की अनुच्छेद 53 जो उसमें जो अधीनस्थों की चर्चा की गई है अनुच्छेद आर्टिकल 53 में अपने अधीनस्थों को, तो उसको माना है। तो इसके संदर्भ में दोनों बातें एक ही है, सेम। अपने अधीनस्थ कौन उसके होंगे? उसके अधीनस्थ मंत्री परिषद, उसके सदस्य जो होंगे उनमें जो शामिल लोग होंगे। तो ये भी आंसर करेक्टली सही है, पर बीपीएससी ने आंसर में आपको क्या माना है? अपने अधीनस्थ। तो आपको जब भी आगे कभी भी परीक्षा में पूछा जाए प्रश्न तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है अब दोनों दे दिया जाए, मान लीजिए मंत्री परिषद और अधीनस्थ भी दे दिया है, तो ऑप्शन ई आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके संदर्भ में क्या है।
नोट आप लोग को याद रखने हैं क्या, इसके संदर्भ में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। हालांकि अनुच्छेद 74A के तहत उसे एक बार पूर्ण विचार करने या वापस भेजने की शक्ति प्रदान है। तो 44वां संविधान संशोधन के बाद क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया इस मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए, पर उससे पहले आपको 74A के तहत एक बार पूर्ण विचार के लिए उस बात को पुनः मंत्रिपरिषद में भेज सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या है, 6ठा नंबर प्रश्न, निम्न में से किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो क्या ऑप्शन देख लेते हैं, प्रश्न क्या है, निम्न में से किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको राज्यसभा होगा। इसका सही उत्तर राज्यसभा होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए देखते हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एडिटिंग कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ गलत हो गया है, लिखा गया था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और वो पदेन सभापति के रूप में उनका नियुक्ति किया जाता है, नियुक्त होते हैं, वो उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति होती है, पर वो राज्यसभा के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। तो इस संदर्भ में बातें की जाती है और वो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो राज्यसभा आप लोग को यहाँ ए नहीं मानना है या बी मानना है, याद रखिएगा। कमेंट आप लोगों को इस संदर्भ जब भी PDF मिलेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपको अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रदान करता है, वह संविधान का अनुच्छेद 178 इसी प्रकार से विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संदर्भ में प्रदान करता है। तो आर्टिकल के संदर्भ में है, आर्टिकल 64 के संदर्भ में, और 89 के तहत उपराष्ट्रपति पदेन सदस्य होगा, इसके संदर्भ में बातें की गई है। अनुच्छेद 183 के तहत विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य में विधान परिषद अपने 2 सदस्यों को अपना सभापति उपसभापति चुनेगा। तो वो अपने ही सदस्य में से चुनेगा। तो ये भी सदस्य होता है विधानसभा परिषद का जो सदस्य होगा। हालांकि आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जिस तरह का स्टेटस राज्यसभा का केंद्र में है उसी तरह राज्य में विधान परिषद का स्टेटस है, शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे विधानसभा लोकसभा सेम होता है, केंद्र और राज्य के स्तर पर दोनों की शक्तियाँ समान होती है, पर यहाँ सभापति के संदर्भ में कुछ बातें अलग हैं। तो वो क्या है, राज्यसभा और विधानसभा में राज्यसभा का सभापति होगा, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है जो इसका पदेन सभापति होगा। पर विधान परिषद में क्या होता है, उनके कुल जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से 2 व्यक्तियों को चुना जाता है जो सभापति उपसभापति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए इसमें सीट कितनी है, इन सभी विधान परिषदों में जो राज्य जो है उनमें कुल सीटें कितनी है विधान परिषद की, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्या है, लिंक है, लिंक को शेयर किया कीजिए और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण को कब जारी नहीं किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है, आर्टिकल 32 और 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्रमशः 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 226 के तहत जो रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण जो जारी करते हैं उसमें कब जारी नहीं कर सकता है उसको देखते हैं। तो ये ऑप्शन ए हिरासत विधि सम्मत हो, ऑप्शन बी कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। नेक्स्ट है आपको न्यायालय द्वारा हिरासत में आदेश लिया गया हो, ऑप्शन बी हिरासत न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर हो, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इन सभी मामलों में आपको हिरासत नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो जारी नहीं हो सकता है। तो चलिए देख सकते हैं क्या है इसके संदर्भ में। बंदी प्रत्यक्षीकरण को लैटिन भाषा में लिया गया जिसका अर्थ होता है सामने प्रस्तुत किया जाए या सशरीर प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा जाता है। इसके संदर्भ में बातें और भी है, चलिए देखते हैं क्या है। यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। किसी व्यक्ति को किसी विधि सम्मत अधिकार से आप जबरन रखते हैं तो इसके संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। नोट क्या याद रखना आप लोग को है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी नहीं किया जा सकता, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब नहीं जारी किया जा सकता है, अगर व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हिरासत में लिया गया, किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। यदि कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत जारी किया गया है तो भी आप किसी बंदी के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, न्यायालय के आदेश के द्वारा हिरासत में किसी व्यक्ति को लिया गया है। न्यायालय कोई आदेश अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी व्यक्ति के लिए आदेश जारी करता है हिरासत में लेने के लिए, तो उसके संदर्भ में भी आप बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधी रिट जारी दाखिल नहीं कर सकते हैं किसी भी न्यायालय में। नेक्स्ट है, न्यायालय अनुच्छेद 32 और 26 के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। नेक्स्ट आपको याद रखनी है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र शक्तियाँ, क्षेत्राधिकार क्या होता है। क्षेत्रीय मूल क्षेत्राधिकार, न्यायिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, आपको इसी तरह सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अभिलेखीय क्षेत्राधिकार संबंधी बातें की जाएगी। तो जल्दी फटाफट देख लेते हैं क्या है। मूल अधिकार क्षेत्राधिकार के तहत केंद्र या एक से अधिक राज्यों के विरुद्ध विवाद होगा तो ये संबंधित होगा जो मूल क्षेत्राधिकार के तहत केंद्र राज्यों के तरफ होने वाला या एक से अधिक राज्यों या दूसरे की तरफ होने वाला जो विवाद होगा उससे संबंधित बात जाएगा, वो मूल क्षेत्राधिकार के तहत होगा सर्वोच्च न्यायालय का। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद होगा तो वो भी आपको सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के तहत आता है। न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, मूल अधिकार से संबंधित मामलों को एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इसी अधिकार के तहत आपको अनुच्छेद 32 के तहत विभिन्न रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा किसके संदर्भ में यह अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार के तहत न आकर न्यायिक क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है, पर आप लोगों को हाई कोर्ट के संदर्भ में कुछ बातें अंतर देखने को मिलेगी, वो अगले वीडियो में आप लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में है संवैधानिक मामलों से संबंधित अपील, दीवानी मामलों से संबंधित अपील, आपराधिक मामलों से विशेष अनुमति से संबंधित वाद होगा, वो आप अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत शामिल किया जाता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या है सर्वोच्च न्यायालय का, अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति 2 या 2 से अधिक श्रेणियों के मामले सर्वोच्च न्यायालय के लिए राय मांग सकता है। तो आर्टिकल 100 जो आर्टिकल आपको है उससे संबंधित आपको सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, अभिलेखीय या अभिलेख का न्यायालय है उसके संबंधित क्षेत्राधिकार उसका क्या है। अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास 2 शक्तियां हैं, वो क्या शक्तियां, निर्णय कार्रवाई या उसके फैसले के सार्वकालिक अभिलेख या साक्ष्य के रूप में दर्ज करा सकता है, यह उसका अभिलेखीय क्षेत्राधिकार है। नोट आप लोग को ध्यान रखनी है क्या, किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है सर्वोच्च न्यायालय दिया गया जो निर्णय है उससे संदर्भित आपको जो भी न्यायालय अन्य न्यायालय में इससे संबंधित जो मामला चलेगा तो प्रश्न नहीं कर सकता, उससे संबंधित बातों को बता सकता है, पर यह फैसला किस संदर्भ में दिया गया है उस पर प्रश्न उठा नहीं सकता है कोई न्यायालय भी। तो यह उसका अभिलेखीय क्षेत्राधिकार है। आपको अभिलेखीय क्षेत्राधिकार में दूसरा ऑप्शन है न्यायालय का अवमानना क्या होता है, तो आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है न्यायालय का अवमानना कौन सा क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, तो अभिलेखीय वो क्षेत्राधिकार। इसमें हाल ही में 2 विवाद आए थे जिसमें आपको 2 जो अवमानना के संबंध में किन्हीं को सजा दिया गया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, उससे संबंधित प्रश्न होगा आगे, इसमें उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। सॉरी। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, ये भी इसका न्यायिक क्षेत्राधिकार है। केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में जो दोनों सरकारों के विधायी अधिकरणों या कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता जांच करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। और ये क्या है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू से संबंधित अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया जाता या समाहित नहीं किया जाता, वो कौन है, कोई विवाद जो पूर्व में संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविधिता या अन्य मामलों को लेकर उत्पन्न हुआ है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट है कोई विवाद जो संधि, समझौते के आदि उत्पन्न हुआ है जिसमें यह प्रावधान किया गया संबंधित न्याय क्षेत्र विवाद से संबंधित नहीं है, अर्थात
भारत सरकार कोई ऐसा संधि करती जिसके मसौदे में है, उसके जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उससे संबंधित जो विषय होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय में के न्याय क्षेत्र में समाहित नहीं किए थे, शामिल नहीं किए, ऐसे उससे संबंधित विवाद होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित विवाद आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वो संसद की शक्ति होती है, उससे संबंधित विवाद सुलझाए जाते हैं। हालांकि जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है उसके संदर्भ में कुछ निर्णय आए थे सर्वोच्च न्यायालय को, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में मामले जो होंगे वो आपको सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाएंगे, वो संसद के पटल पर रहता है। केंद्र और राज्यों से मध्य खर्चों के पेंशन संबंध में कोई समझौता होगा, राज्य कोई दावा नहीं कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में जाके, वो संसद के पटल पर ही संसद के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से समाधान होगा। नेक्स्ट आप लोगों को प्रश्न देखना है इसी के संदर्भ में, केंद्र और राज्यों के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद जो होगा वो भी सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएगा, वो राज्य और केंद्र और राज्य संसद के पटल पर ही उसका समाधान ढूंढेंगे। या आपसी सहयोग जो होगा उसके संदर्भ में बहुत से परिषद बना होता है, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद होता है, नीति आयोग होता है, उससे संदर्भित जो परिषद होंगे वहाँ पर आप विवाद रख सकते हैं। अब जीएसटी काउंसिल है, वहाँ भी आप विवाद रख सकते हैं, राज्य कोई विवाद रख सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं इसके संदर्भ में। केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई, जैसे जीएसटी भरपाई आप सुने होंगे, क्षतिपूर्ति की चर्चा सुने होंगे, तो यह सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लोग जा सकता है, आप समझिए कि उसका क्षेत्राधिकार नहीं है, यह निर्धारित प्रक्रिया, संसद की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न क्या है। आप लोग धैर्य के साथ वीडियो देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग गारंटी के साथ है। बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया जाता है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। नेक्स्ट है, भारतीय जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग है के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य यहाँ प्रश्न पूछा है, ऑप्शन ई भी है, तो थोड़ा सा संभल के प्रश्न को संभल के सॉल्व कीजिएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। वर्ष 1886 में महालेखा परीक्षक का पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक के सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा केग की नियुक्ति किए जाने संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन डी, वर्ष 1976 में CAG अर्थात केग को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको वर्ष जो एक्ट था 1909 के जगह 1919 होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख लीजिएगा 1919 के तहत इसे सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया था। चलिए देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा माना कि संविधान में, हमारे संविधान में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है, या देखता हूँ ये संविधान के पटल पर बोला गया था, उनके बातों को कोट किया गया है, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा गया है। तो वो कौन व्यक्ति है, वो एक कैग के रूप में शामिल है। कैग की इस रूप में भीमराव अंबेडकर जिक्र करते हैं। नेक्स्ट है, कैग एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। इतिहास क्या है इसका ये भी देख लेते हैं। महालेखा कार्यालय जो है, महालेखा कार्यालय 1858 में जो स्थापित किया गया था, जब अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी के से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। 1858 जो 57 का विद्रोह हुआ था उसके बाद, तो उसके बाद ही इस महालेखाकार का सृजन हुआ। वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड ने पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो ये प्रश्न आपको पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। 1866 में महालेखाकार का पद नाम बदलकर आपको क्या कर दिया गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो कब किया गया, 1866 में किया गया। महालेखा जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। नेक्स्ट है, नोट आप लोग के ध्यान रखनी है क्या, इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया कब, 1919 में ही। इसके संदर्भ में आपको बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है, आपको अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। आप लोग को यहाँ पर फिर एक नोट याद रखना है क्या, वर्ष 1958 में केग के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर आज़ादी के बाद 1958 का एक समझौता हुआ था, तो उसके संदर्भ में आपको उसके बाद केग का रिपोर्ट दिया गया। फिर 2019 में
19 में आपको क्षेत्राधिकार इसके विशेष चीज़ें देखने को मिली होंगी। आप लोग जो संविधान संशोधन 2019 हुआ है उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित। नियंत्रक को महालेखा परीक्षक कर्तव्य और शक्तियाँ और सेवा शर्त का अधिनियम 1971 के तहत होता है। ये भी आपको बीपीएससी में प्रश्न और बीपीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, वर्ष 1976 में के लेखांकनों के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। तो कब कर दिया गया? 1976 में। नेक्स्ट है, शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो आर्टिकल 148, 49, 150, 151, 279 से आप लोग को, और तथा तीसरी अनुसूची संवैधानिक पद वाली शपथ प्रणाली है, इसके लिए लागू किया जाता है, तो उससे संबंधित, तथा छठी अनुसूची से ये शक्तियाँ प्राप्त करता है कैग। तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। वरीयता के क्रम में कैग को 9वां स्थान प्राप्त है और यह क्रम सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश के जो दर्जा है उसके संदर्भ में इसको दिया जाता है कैग को। तो एक महत्वपूर्ण पद है। तो शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो इन्हीं जगहों से इन्हें शक्ति प्राप्त होती है। वर्तमान कैग कौन है ये भी आप लोग जान लीजिए, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू 8 अगस्त 2020 को भारत के 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग बनाए गए। 13वें कौन थे? राजीव महिषी। 12वें कौन है? शक्तिकांत शर्मा थे। और फर्स्ट कौन थे? आपको आज़ादी के बाद वी नरहरि राव थे। तो आपको प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। लिंक दिया रहता है, आप लोग कॉपी पेस्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़े। नेक्स्ट प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, देखते हैं क्या है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित गठित LM सिंघवी समिति के अनुशंसा इनमें कौन सा अनुशंसा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कहने का अर्थ है LM सिंघवी ने जो अनुशंसा दी थी पंचायती राज व्यवस्था में, वो कौन सी अनुशंसा इसमें दिए गए अनुशंसाओं में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन ए राज्य वित्त आयोग का गठन, ऑप्शन बी संवैधानिक दर्जा प्रदान करना पंचायती राज्यों को, और ऑप्शन सी न्याय पंचायत की व्यवस्था, ऑप्शन डी DM की शक्ति को कम करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, DM की शक्ति को कम करना। इनकी अनुशंसा नहीं थी, इससे पूर्व की अनुशंसाओं में किया जा चुका था। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है। वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेटिक फॉर एंड डेवलपमेंट, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार या पुनः संरचना के विषय पर डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कब किया गया? किस विषय के संदर्भ में किया गया? किनके द्वारा किया गया? सभी प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मुख्य सिफारिश क्या थी LM सिंघवी की? तो आप लोग देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। त्रिस्तरीय ग्राम और खंड जिला पंचायत का गठन की बात की थी। त्रिस्तरीय पंचायत का कमेंट बॉक्स में बताइए पहली बार किसने त्रिस्तरीय पंचायत की अनुशंसा की थी। दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनाव में नहीं अपनाया जाना चाहिए, इससे दूर रखनी चाहिए। गांव के समूहों के लिए नए पंचायतों का स्थापना करना चाहिए, इनकी अनुशंसा में शामिल था। पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जाए जो पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करेगा, तो पंचायती राज अधिकरण की अनुशंसा की। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। पंचायतों को करारोपण का अधिकार, अच्छा कर लगाने, टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाए, तो ये LM सिंघवी की अनुशंसा थी। उसके साथ ही JVK राव समिति वर्ष 1985 में गठित की गई थी। इनकी अनुशंसाएं क्या थी? जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को जोड़ा जाए, इससे त्रिस्तरीय व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है महिला आरक्षण की बात किए थे राव समिति ने। DDC के पद को सृजित किया गया था, जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, कमिश्नर होते हैं, उपायुक्त होते हैं, उससे संबंधित। DM को शक्ति को कम करने या सीमित करने का अधिकार दिया गया। तो कौन किया था? राव समिति, ना कि LM सिंघवी समिति। तो आपको प्रश्न देखिए किस रूप से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? राज्यपाल की अनुशंसा के लिए गठित समिति में से निम्नलिखित में कौन सी समिति किसी राज्य द्वारा गठित नहीं की गई है? तो केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट करने के लिए समिति गठित की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। तो इसमें कौन सी ऐसी समिति है जो उनके द्वारा न गठित करके राज्य द्वारा गठित की गई है? तो इसमें ऑप्शन ए सकारिया समिति, ऑप्शन बी राजमन्नार समिति, ऑप्शन बी BR बोमई समिति, नहीं SR बोमई समिति, सॉरी, डी
ऑप्शन नमाम रेविया समिति और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, राजमनार समिति। सकारिया केंद्र सरकार ने जारी किया था, बम्बई वाद गया था और ये भी रबिया वाद गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इससे संदर्भित। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, ऑप्शन बी सही है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रामनाथ कोविंद हाँ चलिए शिक्षक एक सेकेंड, हाँ राज्यपाल अनुशंसा, सॉरी हमको लगा कि मिस मैच हो गया है क्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल राज्य का संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो देश के संवैधानिक ढांचों में महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल ही में इनका एक वक्तव्य आया था, एक राज्यपाल के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ जब किया जा रहा था उसके संदर्भ में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आगामी जो भी परीक्षाएं उससे संदर्भित प्रश्न पूछे जा सकते हैं पीटी या मेंस में। संविधान का भाग 6 देश के संघीय ढांचे से महत्वपूर्ण हिस्से यानी राज्यों से संबंधित है। इससे संबंधित संविधान अनुच्छेद 152 से 283 तक राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 153 के अनुसार या मुताबिक जो भी है, देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, साथ ही एक व्यक्ति ही एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह अधिकार दिया गया, कब दिया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इससे अगला प्रश्न शामिल किया जाए इसलिए विस्तृत नहीं बताया गया है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का कार्यकाल पिछले 5 दशकों में सबसे विवादास्पद रहा है। यह बीपीएससी के मेंस का एक बहुत चुनिंदा प्रश्न होता है, इससे संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, यह विवाद 1959 के बाद राज्यों और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद का कारण केरल के तत्कालिक राज्यपाल द्वारा केरल सरकार के बर्खास्तगी से शुरू होता है, क्योंकि जो केरल के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनका फ़ोन टैपिंग का जो विवाद हुआ था उसके बाद से संबंधित चीज़ें थी। तो फ़ोन टैपिंग आज का विवाद नहीं है, बहुत शुरू से विवाद है। आप लोग अभी पेगासस के मामले में आप लोग देख रहे होंगे, फ़ोन टैपिंग का मामला सुन रहे होंगे। तो देखिए फ़ोन टैपिंग बहुत पुराना मामला है, तो इसके संदर्भ में चीज़ों को देखिए। आयोग और समितियों का गठन, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ARC, आप लोग सेकेंड ARC फर्स्ट ARC को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा भी जाता है। वर्ष 1966 में केंद्र सरकार मोरारजी देसाई के संदर्भ में गठित की गई थी, अध्यक्षता में गठित की। सुझाव क्या दिया था इन्होंने? राज्यपाल के पद को किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो किसी दल विशेष से संबंधित जुड़ा ना हो। तो ये बातें अनुशंसा में कही गई थी मोरारजी देसाई के द्वारा। राजमनार समिति जो तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष 1970 में गठित की गई थी, तो उनके द्वारा क्या बोला गया था? उनके द्वारा संविधान अनुच्छेद 356 और 357 के विलोपन अर्थात समाप्त करने की बात की गई थी। तो आपको यहाँ प्रश्न भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए, यह अनुशंसा राजमनार समिति के द्वारा की गई थी। सकारिया आयोग 1980 में गठित हुई और 1988 में इसने अपना सुझाव दे दिया, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। तो प्रश्न यहाँ से बीपीएससी पूछता है। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर 247 सिफारिशें इसने की थी, 247 सिफारिश की थी, जिनमें राज्यपाल से संबंधित क्या था? यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। राज्यपाल न तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और न ही उसके कार्यालय केंद्र सरकार के कार्यालय या अभिन्न अंग है। इससे संदर्भ बातें की थी सकारिया आयोग ने। नेक्स्ट है, न्यायालय में प्रसंगत किया गया विवाद SR बम्बई वाद था। 11 मार्च 1994 में दिए गए निर्णय में राज्य सरकार भंग करने के लिए केंद्र सरकार शक्ति को कम करने का बात इस वाद में की गई थी। किसी भी राज्य सरकार के मामले का फैसला राज्यसभा के जगह विधानसभा में होना चाहिए। ये सब प्रश्न आपको पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। शक्ति परीक्षण का मौका कहाँ दिया जाना चाहिए? राष्ट्रपति भवन जो राज्यपाल भवन है उसको वहाँ पर शक्ति परीक्षण का मौका इसके संदर्भ में दिया जाना चाहिए। विधानमंडल में होना चाहिए, न कि राजभवन में आप परेड जो कराते हैं उसके संदर्भ में। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 में 5 सदस्य वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। तो चाहे चुनाव पूर्व उन दलों का पुनर्गठन हो या न हो,
इससे संबंधित राज्यपाल अपने विवाद का समाधान करेंगे। तो राज्यपाल को प्रश्नगत इसमें भी किया गया था। नवाब रेबिया बनाम उपाध्यक्ष 2016 का विवाद आया था, उसमें क्या कहा गया था, राज्यपाल के विवेक के प्रयोग संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है, तो इसके द्वारा किए जाने वाला कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए बल्कि तर्कगत आधार होना चाहिए। तो देख सकते हैं राज्यपाल से संबंधित बहुत से विवाद सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, तो इन विवादों को भी याद रखना है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न क्या है, लोकसभा में बिहार के कोटे से एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो कौन सीटें हैं, इसमें ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी कैमूर, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें ऑप्शन आपका डी जो है वो आरक्षित सीट नहीं है एससी के लिए लोकसभा के लिए, तो इसमें समस्तीपुर, भागलपुर, जमुई की जो सीटें हैं वो एससी के लिए आप लोग सीट लोकसभा में आरक्षित है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। लोकसभा सीटों का आवंटन क्या आधार होता है, जनसंख्या के आधार। प्रत्येक राज्य को अपने जनगणना जो होती है उसके आंकड़ों के अनुसार अपने जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। उसी के अनुसार आपको अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सदस्यों जनसंख्या के अनुपात में आपको सीट प्रतिनिधित्व मिलता है या दिया गया है। लोकसभा में बिहार के लिए कोटे की एससी के लिए 6 सीटें आरक्षित है, जिनमें हाजीपुर, गया, जमुई, सासाराम, गोपालगंज और समस्तीपुर शामिल है। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में 84 सीट निर्धारित है और लोकसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए एसटी के लिए 47 सीटें निर्धारित है। तो यह नोट आप लोग को याद रखना है क्या है, एससी एसटी जो वर्ग के प्रतिनिधियों का समान निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, पर समान जो उम्मीदवार होगा वो इस सीट से एससी एसटी के जो सीट होगा उस पर लड़ नहीं सकते हैं। 104 संविधान संशोधन अधिनियम किया गया है, जिसमें 334 के तहत संशोधन करके क्या किया गया है, इनकी जो सीट का आरक्षण था 25 जनवरी 2020 तक उसे बढ़ाकर 2030 कर दिया गया है, वो 10 वर्षों तक बढ़ाया गया। साथ ही आंग्ल भारतीयों का जो 2 सीटों का जो आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया है लोकसभा और विधानसभा से। आप लोग इस पर पहले वीडियो बनाया जा चुका है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, पॉलिटी के सेक्शन में वहाँ पर डिस्कशन किया जा चुका है। चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 12वां नंबर प्रश्न आपको है, बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का सही क्रम क्या है। तो कौन से राज्यपाल जो बिहार के थे उनका क्रम सही है, ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन उसके अनुसार। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद, सत्यपाल मलिक, लालजी टंडन, फागू चौहान। ऑप्शन बी सत्यपाल मलिक, रामनाथ कोविंद, लालजी टंडन, फागू चौहान। ऑप्शन सी सत्यपाल मलिक, रामनाथ कोविंद, फागू चौहान, लालजी टंडन। ऑप्शन डी फागू चौहान, सत्यपाल मलिक, रामनाथ कोविंद, फागू चौहान, सॉरी फागू चौहान 2 बार रिपीट हो गया, इसको एक बार हटा दीजिए, लालजी टंडन। ऑप्शन डी उपयुक्त में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कुछ एरर हो जाता है, कोऑपरेट कीजिएगा, ह्यूमन एरर होता है, उससे मैं सुधार देता हूँ। कंप्यूटर में थोड़ा सा लोग कार्य करते हैं उसके दौरान हो ही जाता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए के अनुसार रामनाथ कोविंद पहले बने, उसके बाद सत्यपाल मलिक, लालजी टंडन, उसका वर्तमान में फागू चौहान है। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए देखते हैं 26वें राज्यपाल के रूप में बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद 2015 से लेकर 2017 तक कार्य किए थे। उसके बीच में अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया था, केसरीनाथ त्रिपाठी 20 जून से 17 तक कार्य किए थे, 20 जून 2017 से 29 सितंबर 2017 तक। उसके बाद आपको 27वें राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट है लालजी टंडन 28वें राज्यपाल के रूप में 18-19 तक किए। 19वें आपको फागू चौहान जुलाई 2019 में अब तक कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, ऊपर भी चर्चा किया जा चुका है 157-58 के संदर्भ में। तो सब अनुच्छेद आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि चर्चा ऊपर की जा चुकी है, तो दोबारा चर्चा नहीं किए, PDF में शामिल कर दिए हैं कि आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 161, 163, 164, 2000 के संदर्भ में आपको राज्यपाल की चर्चा मिलती है। इससे संबंधित 2013 में राज्यपाल को विधि श्रेणी में अध्यादेश संबंधित अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपको 13वां प्रश्न है।
बिहार में अब तक कितने उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई है? अब तक कितने आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर अब तक का बात हो रहा है, कितनी संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर बहुत से प्रश्न वैरी करते हैं, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन 7, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 5वें मुख्यमंत्री के रूप में रमा देवी और तारकिशोर प्रसाद हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। चलिए देख लेते हैं बिहार की जो उप मंत्रियों की सूची देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले अनुग्रह नारायण सिन्हा जी को बनाया गया था, वो 2 बार बने हैं, 2 बार इस पद पर रहे हैं। तो 2 अप्रैल 1946 से 5 जुलाई 1957 तक, उस दौरान उन्होंने बिहार के पहले वित्त मंत्री, बिहार के पहले श्रम मंत्री, और सभी पद समान है, डेट समान था, इसी के लिए आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। कर्पूरी ठाकुर 2 बार ये उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के 2 बार आपको मुख्यमंत्री भी रहे, ये दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। तो कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो कब थे? 1968 में थे, और 2 बार मुख्यमंत्री कब रहे? 1971, 77 और 79 के संदर्भ में। सुशील कुमार मोदी तीसरे उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, वो कब से? 2005 से 13 और 17 से 20 तक। तो ये भी 2 बार आपको बनाए गए, तो प्रश्न आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तेजस्वी यादव 26 साल की उम्र में बिहार के चौथे उप मुख्यमंत्री बने, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री, 2015 से 17 तक रहे। साथ ही साथ आपको इनके संदर्भ में और भी बातें, 2008, 9, 11 और 12 में IPL भी इन्होंने खेला है। किस टीम के साथ? दिल्ली डेयरडेविल्स जो था अब दिल्ली कैपिटल हो गया है, उस टीम के साथ दिल्ली का टीम का हिस्सा बने थे। रेणु देवी वर्तमान बिहार के 5वें उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं 16 नवंबर 2020 से अब तक, और यह बेतिया पश्चिमी चंपारण से है। तारकिशोर प्रसाद हैं, वो भी वर्तमान में 5वें, क्योंकि दोनों की नियुक्ति सेम डेट से हुई है, और दोनों 2 उप मुख्यमंत्री भी बिहार में हैं। तो पहली बार ऐसा है कि 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ बिहार कार्य कर रहा है, बिहार विधानसभा कार्य कर रही है। उसके संदर्भ में देखते हैं। तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो 16 नवंबर 1920 से ही कार्य कर रहे हैं। और इनका आप लोग बताइए घर कहाँ है, 21 विधानसभा से चुन के आए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न इनसे ही शामिल होगा। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं क्या है। लिंक दिया रहता है, आप लोग शेयर कीजिए लिंक को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 17वीं विधानसभा महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 17वीं लोकसभा में कितनी है? 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 32, में से कोई नहीं, एक से अधिक। इस बार 17वीं लोकसभा का जो चुनाव वर्ष 2020 में हुआ था, उसमें आपको कितना महिलाओं का चयन हुआ है, उम्मीदवार जीत के गई है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर 26 होगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखते हैं क्या है। विधानसभा चुनाव 2020 में 59.69 महिलाओं का वोट दिया गया। जो कुल वोट पड़ा था उसमें लगभग 60% आपको महिलाओं का वोट था, जबकि विधानसभा कुल जो सीट है 243, उसमें सिर्फ 10.6% महिलाएं, जो 6% सीटें प्राप्त हुई है, 26 सीटें प्राप्त हुई है। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कितना प्रतिशत सीट प्राप्त हुआ है कुल सीट का, तो ये भी MCQ के रूप में शामिल किया जा सकता है। बिहार विधानसभा 20 में कुल उम्मीदवार कितने थे? 3733, उसमें 370 महिला उम्मीदवार थे, जिसमें से कुल प्रत्याशियों का 9.91% थी, अर्थात कुल 10% के आसपास आपको महिला प्रत्याशी थी, जिनमें से आपको 26 महिलाओं का चयन हुआ है 17वीं लोकसभा चुनाव 2020 में हुआ था। आप लोग को नोट याद रखना है, 2015 का जो विधानसभा 16वीं विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें 28 महिलाएं जीत के विधानसभा पहुंची थी। तो इस बार कितना कम हुआ, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो 2 कम महिलाएं हुई हैं जो इस बार जीत के पहुंच नहीं सकी। इनमें 2 महिलाएं ऐसी थी जिनका चयन पुनः नहीं हो पाया इस संदर्भ में। तो आप देख सकते हैं कि पिछले जो चुनाव हुए 16वीं से 17वीं में 2 कम है। तो आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। विधानसभा चुनाव 2020 में एक भी निर्दलीय महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं जीती है, तो ये आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। जबकि चुनाव
चुनाव जो हुआ था 2020 में, उसमें 114 महिलाएं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शामिल हुई थी। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है आपको, तो सभी एंगल से आपको प्रश्नों को शामिल कर दिया गया है। प्रमुख दल है जो महिला उम्मीदवार थे और चुनाव कितने जीती वो भी आपको देख लेना है। जदयू में 22 महिलाओं को उतारा था, जिसमें 6 ने चुनावी जीत हासिल की। भाजपा ने 13 महिलाओं को दिया टिकट, जिसमें 9 ने जीत हासिल की। राजद ने 18 को दिया, जिसमें 7 महिलाओं ने जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 7 को दिया, जिसमें 2 महिलाएं जीती। हम पार्टी ने 1 को दिया, 1 ने जीत लिया। वीआईपी ने 1 को दिया, 1 जीत गई। तो आपको ये भी डाटा याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, लिंक को शेयर कीजिए। पीडीएफ प्राप्त करना है तो आपको पेड ग्रुप है उसमें आप लोग शामिल होइए। दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर पीडीएफ अच्छा लग रहा होगा तो। वर्तमान में बिहार विधानसभा डिप्टी स्पीकर निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विजय कुमार सिन्हा, ऑप्शन बी महेश्वरी हजारी, ऑप्शन सी नंद किशोर राय, ऑप्शन डी सुखदेव यादव, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी महेश्वर हजारी है जो वर्तमान में डिप्टी स्पीकर हैं। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है। 17वीं विधानसभा का स्वरूप क्या है? विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन है? विजय कुमार सिन्हा है। उपाध्यक्ष कौन है या डिप्टी स्पीकर? महेश्वर हजारी है। सदन के नेता नीतीश कुमार। नेता प्रतिपक्ष कौन है? तेजस्वी यादव। बिहार विधान परिषद सभापति कौन है? और श्री अवधेश नारायण सिंह है। नेता प्रतिपक्ष कुल निर्धारित सीट का कम से कम 10% सीट प्राप्त करना होता है, अर्थात 243 सीट है, आपको कम से कम 24 सीट जरूर प्राप्त करनी होगी। तो इससे संदर्भित चीज़ें देखते हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का पीडीएफ इतना ही है, आज के पीडीएफ में शामिल किया गया है। अगला वीडियो आप लोग जल्द मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। एग्जाम से पहले सारे वीडियो को आप लोग को दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी तबीयत खराब चल रहा है। आवाज़ देख रहे होंगे आप लोग, बैठा हुआ अभी भी है, फिर भी कोशिश किया धीरे धीरे आप लोगों को कवर किया जाए। तो जो भी सेट है आप लोग एग्जाम से पहले सारे लोगों को पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। तो संदर्भित चीज़ें हैं बीपीएससी स्पेशल के ग्रुप में। तो जो भी क्यूरी है दिए गए नंबर पर लोग कांटेक्ट कीजिए। और इसका पेड ग्रुप है, आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना है तो पेड ग्रुप से जुड़िए और दिए गए नंबर से कांटेक्ट करिए। जब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।